जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और जैसा कि अपना वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम सेकंड ग्रेड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक की अपनी सीरीज चल रही थी और उसका हमने पार्ट 4 लिया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भारत के प्रमुख देशों के साथ में जो संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य या महत्वपूर्ण सहयोगात्मक जो भी सम्मेलन हुए, अधिवेशन या संबंध या सैन्य अभ्यास हुए, जितनी महत्वपूर्ण मैत्री जो संधियां हुई वो पढ़ रहे हैं। उसके अपने इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं और ये आपका अंतिम क्लास का पार्ट है, लास्ट। ये क्लास हो जाए, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या अन्य नेट वगैरह एग्जाम या जो भी एग्जाम आरपीएससी के या यूपीएससी के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंदर, वो मैं क्वेश्चन लेकर के उनका सॉल्यूशन करा दूंगा, ताकि आपको पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो तो कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं और आपका जो डाउट है क्वेश्चन का आरपीएससी के अंदर के प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो अपने सारे यहाँ पे डाउट दूर करेंगे। तो अंतिम क्लास है। पीछे की 3 क्लासों का आपने बहुत मान सम्मान और प्यार दिया है, उम्मीद है इसी क्लास में वही वापस देखने को मिलेगा। अपनी मेहनत रंग लेके आएगी। पोस्ट आपकी इंक्रीज हो चुकी है लेकिन आपको उनसे कुछ नहीं लेना देना। आपको अपनी एक पोस्ट को क्रैक करना है, उसी पे आपका निशाना साधना है, बस माइंड में वही रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले आज की जो बड़ी बड़ी ब्रीफ हम पढ़ेंगे इसमें है मोदी जी की मालदीव की यात्रा, मालदीव के साथ अपने जो संबंध, करंट के मुद्दे भी, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ और मालदीव पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहेगा। और इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के 2026 के जो चुनाव है वो पढ़ेंगे और इस क्लास को हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा साथियों, यहाँ पे बात करूंगा भारत चाइना का संबंध। तो 1949 के अंदर 1949 के अंदर माओ की साम्यवादी सरकार को 1949 में माओ की जो साम्यवादी गवर्नमेंट है उसको मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी जो देश था वो कौन था? भारत था। और कब दी थी? 1949 के अंदर। लेकिन चाइना में साम्यवादी दल की सरकार 1 दिसंबर 1949 को गठित बनी और भारत ने 30 दिसंबर 1949 को मान्यता दी। तो यहां से प्रश्न भी आ सकता है कि भारत के द्वारा मान्यता कब दी गई? 30 दिसंबर 1949 को। नेहरू जी ने इसके बारे में क्या कहा है? नेहरू जी की कोटेशन का प्रश्न बन सकता है। नेहरू जी ने कहा था कि चाइना में जो क्रांति 1949 में हुई वह कोई राजमहल की क्रांति नहीं थी, वो कोई राजमहल की क्रांति नहीं थी, बल्कि वह तो जनसाधारण के द्वारा एक समर्थित क्रांति थी। ये पंडित नेहरू ने यहाँ की क्रांति के बारे में ये कोटेशन दी। अब इसके बाद में एक प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न बन चुका है कि 1 अप्रैल 1950 को भारत चाइना के बीटवीन राजनीतिक मान्यता मिली, यानी कि दोनों ने एक दूसरे देश के अंदर अपने दूतावास खोल दिए थे। भारत चाइना के द्वारा दोनों देशों के अंदर अपने दूतावास कब खोले गए थे? 1 अप्रैल 1950 को। इंपॉर्टेंट है। 1954 को जवाहरलाल जी नेहरू कहां गए थे? चाइना गए थे। तो 1954 को जवाहरलाल नेहरू जी कहां गए थे? चाइना गए थे। अब चलते हैं इसके बाद में 29 जून 1954 को भारत चाइना के बीच में 8 सालों की 8 वर्षीय मैत्री संधि हुई। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैंने इससे अगली जो क्लास है ना, हमने उसके क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए और वो क्लास लेके आ रहा हूं। और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक चीज नोट की थी, पीछे के एग्जाम के जो पेपर हुए ना, क्वेश्चन आया मैत्री संधि का कथन दे दिया, किस किस के बीच में हुई, सिग्नेचर किसने किया, पीएम कौन था, मैत्री के कितने आर्टिकल थे, वगैरह वगैरह। मैत्री की संधि कब हुई थी? तो मैत्री संधि मैं पहले कह रहा हूं, पड़ोसी देशों के साथ जितनी जो मैत्री संधि है ना, अच्छे से पढ़ लो। मैत्री संधि की आर्टिकल, उसके मसौदे क्या थे, उद्देश्य क्या थे और वो कब गठित हुई थी। तो यहां पढ़ेंगे। डेट इंपोर्टेंट है, 29 जून 1954। 29 जून 1954 को भारत चाइना के बिटवीन 8 वर्षीय 8 सालों की एक मैत्री संधि हुई थी। 8 सालों की एक मैत्री संधि हुई थी और भारत तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकार चाइना को सौंप दिए हैं। तो भारत तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय जो अधिकार है वो चाइना को सौंप दिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसी के तहत हम पढ़ेंगे एक समझौता है जिसका नाम है पंचशील समझौता। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की घोषणा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की घोषणा जो हुई थी वह कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को। तो पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, कब हुआ था। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की घोषणा हुई थी 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल जी नेहरू वर्सेस चाउ एन लाई, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के।
ठीक है। 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954। 5 सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, वो कौन कौन से? नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? प्रश्न आएगा, वो 5 सिद्धांत है उनका उद्देश्य पूछ सकते हैं। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पंचशील समझौते के बौद्ध धर्म से प्रेरित है। क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान। नंबर 2, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना। नंबर 3, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नंबर 4, समानता और पारस्परिक लाभ रहेगा का प्रावधान रहेगा। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दोनों देशों के बीच में भावना बनी रहनी है। तो ये थे पंचशील समझौते की 5 बौद्ध धर्म से प्रेरित 29 अप्रैल 1954 को। ध्यान रहे, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया से पंडित जी, नेहरू जी उधर से चाउ एन लाई थे। पंचशील समझौते जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, अब भारत चाइना के बीच में महत्वपूर्ण विवाद कौन कौन से हैं? गलवान घाटी का, या LAC का, या हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, नेफा को लेकर के महत्वपूर्ण विवाद कौन कौन से रहे हैं? हम उन विवादों के ऊपर बड़ा बड़ा एक नजर डालेंगे। सबसे पहले मुख्य जो विवाद पढ़ेंगे वो है तिब्बत का मुद्दा। वो क्या मुद्दा है? देखो दोस्तों, 1911 में तिब्बत आजाद हुआ, 1911 के अंदर तिब्बत आजाद हुआ। उसके बाद 1950 के अंदर चीन के अधिकार किया। तो 1950 में चीन का अधिकार किया, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि इंपॉर्टेंट क्या बनता है, 1951 में भारत ने चाइना का अधिकार स्वीकार कर लिया 1951 के अंदर। और भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी। भारत ने दलाई लामा को शरण कब दी? 1959 को। तो 1911 में तिब्बत आजाद हुआ। 1951 के अंदर भारत ने चाइना का अधिकार है वो एक्सेप्ट कर लिया, और 1959 के अंदर दलाई लामा को शरण दे दी थी भारत ने। सीमा विवाद क्या है? यहाँ का जो पूर्वी पढ़ेंगे, यहाँ का जो पूर्वी भाग है, यहाँ का जो पूर्वी भाग है वो तो क्या है? मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और यहां पे हम पढ़ेंगे, यहां पर तवांग मठ के ऊपर चीन का दावा करना। तो पूर्वी जो भाग है वहां का जो तवांग मठ है उसके ऊपर चाइना अपना दावा कर रहा है। तो इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों की नत्थी वीजा देना है। यानी कि नत्थी वीजा क्या है? आमतौर पे नत्थी वीजा के आमतौर पे जो वीजा होता है उसके ऊपर क्या है कि मोहर स्टांप लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नत्थी, जितनी बार कोई व्यक्ति किसी कंट्री के अंदर जाता है ना, तो वहां पे हर बार वहां का जो पेपर या पंपलेट या जो कागज है वो लगा करके उसको नत्थी कर देते हैं, बांध देते हैं, स्टेपल कर देते हैं। तो एक प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? नत्थी वीजा कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को नत्थी वीजा देना। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग पढ़ लिया, पश्चिमी भाग है, यहां पर अक्साई चाइना का विवाद है। यहां पर अक्साई चाइना का विवाद है, जिसके ऊपर 1962 युद्ध में चीन ने अधिकार कर लिया। तो पश्चिमी भाग है, यहां पर अक्साई चाइना का विवाद है। 1962 का जो विवाद हुआ था उसमें चाइना ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट LAC पढ़ेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की जो सीमा रेखा उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और अक्साई चीन अब वर्तमान में पढ़ेंगे। अक्साई चीन कहां पे? तो अक्साई चीन वर्तमान में सिनजीपांग उइगर राज्य का हिस्सा है। वर्तमान में सिनजीपांग उइगर राज्य का हिस्सा है वर्तमान के अंदर अक्साई चाइना। और यहां पे पढ़ेंगे नेफा विवाद, यानी कि 20 फरवरी 1987 को जो नेफा है उसको अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। नेफा ब्रिटिश काल के अंदर एक प्रशासनिक विभाग था जिसको अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर कन्वर्ट किया गया। यहां का हम पढ़ेंगे दौलत बेंग ओल्डी विवाद। लद्दाख का क्षेत्र है जिसके ऊपर भारत चीन में विवाद चल रहा है। तो लद्दाख का क्षेत्र जिसका नाम क्या है? दौलत बेंग ओल्डी क्षेत्र, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है जिसके ऊपर भारत और चाइना दोनों एक दूसरे इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? अपना दावा पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट एक चर्चित झील आती है, और ये झील का जिक्र, इस झील का सीन भी आता है 3 इडियट मूवी के अंदर। लास्ट का जो सीन देखते हो वो झील कौन सी है? पेगोंगत्सो झील विवाद 2020 के अंदर। यहां पे पढ़ेंगे एक्चुअल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बीच का एक क्षेत्र है। इसमें हम पढ़ेंगे 45 किलोमीटर का क्षेत्र तो भारत के अंदर है, जबकि इसका 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कहां पे है? चाइना के अंदर। 1962 में चाइना ने युद्ध का पहला आक्रमण है वो कहां से किया था? वो यहीं से किया था 1962 के अंदर। चाइना के साथ जो हमारा विवाद हुआ था, हमारा युद्ध हुआ था, वो पहला आक्रमण है वो यहीं से हुआ था। नेक्स्ट, और अब है गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी विवाद, अभी इसके ऊपर मूवी भी आ रही है ना, गलवान घाटी। तो गलवान घाटी जो विवाद 2020 का है, और यहां पर
यहां पढ़ेंगे लद्दाख और अक्साई चीन के बिटवीन। तो गलवान जो घाटी है वो कहां पे है, लद्दाख और अक्साई जो चीन है उनके बीच में स्थित है। यहां पर हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे गलवान घाटी विवाद 2020 के अंदर। नेक्स्ट है सक्साम वैली। सक्साम वैली गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा जो कि पीओके में था। पाक ने 1963 में यह चाइना को दे दिया है, नाम है सक्साम वैली। और अगला पढ़ेंगे सिक्किम। 1975 को भारत में विलय है सिक्किम, जो कि 1975 में भारत में विलय हुआ और 2003 में से चीन ने इसे मान्यता प्रदान कर दी। अब है भारत चाइना का जो युद्ध है 1962 का। यहां हम डेट देखेंगे 8 सितंबर 1962 को चीन ने भारत का जो अधिकृत क्षेत्र है उसमें प्रवेश किया और एनईपी में प्रवेश किया। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने चीन की जो सेना है उसको खदेड़ने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे 20 अक्टूबर दोनों सेना का आमने सामने का आक्रमण शुरू हुआ और 25 अक्टूबर चीन की सेना असम तक आ गई, असम तक पहुंच गई थी और 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। और अब कुछ प्रस्ताव पढ़ेंगे, जो से एक है कोलंबो प्रस्ताव जो कि 10 दिसंबर 1962 का। इसकी जो मध्यस्थता की थी श्री मावो भंडार नायक के, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के, इन्होंने इसकी मीडिएटर की भूमिका निभाई। और एक हम चर्चा में पढ़ेंगे रिपोर्ट जो कौन सी है, हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट, जो कि यह रिपोर्ट अभी तक क्या सार्वजनिक नहीं हुई है। और राजनाथ सिंह जी ने 4 फरवरी 2025 को राजनाथ सिंह जी ने 4 फरवरी 2025 को बताया कि 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के नियंत्रण के अंदर है। तो अभी चर्चा में देख लेना, ये 4 फरवरी 2025 को राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि 1962 के युद्ध के बाद में अक्साई चीन का तकरीबन 30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अभी तक चाइना के अंडर में है। डोकलाम विवाद भी चर्चा में है। तो गलवान जो घाटी है वो हमने पीछे पढ़ ली, लद्दाख और अक्साई चाइना के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश का नेफा आपने पढ़ लिया था, गलवान घाटी आ गई थी, अक्साई चाइना हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक आएगा डोकलाम विवाद, जो कि यह भूटान का हिस्सा है, ये भूटान का हिस्सा है। भारत के द्वारा विरोध, तो भारत भूटान मैत्री संधि 2007 के तहत विरोध हुआ। भारत चीन सीमा सुरक्षा समझौता 2013 के अंदर, और भूटान की रक्षा और सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। भूटान की रक्षा और भूटान की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। और अब हम मेन खास बात पढ़ेंगे, चीन की मोतियों की माला क्या है। हम देखेंगे चीन की मोतियों की जो माला है वो क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पढ़ेंगे, नाम आता है मालदीव का, हबनटोटा का, या इसके अलावा ग्वाडर का नाम आता है, या चटगांव का नाम आता है। ये कुछ क्षेत्र पढ़ेंगे चीन की मोतियों की माला। चीन की मोतियों की जो माला है वो क्या है, ये देखिएगा, चीन की मोतियों की माला। तो चीन ने एक तरफ से भारत को घेरने का काम किया है, भारत को घेरा है, अपनी सैन्य, अपना प्रबंधन, अपने बंदरगाहों को एक प्रकार से इनको लेकर के, या इनको कुछ क्षेत्र तक इनको कुछ फंडिंग दे करके, लीज पे लेकर के, वो पैसा नहीं भर पाए तो इन्होंने अपने अंडर में खरीद लिया इनको एक प्रकार से, वो द्वीप या बंदरगाह क्षेत्र, और इसके माध्यम से वो भारत को क्या है एक प्रकार से घेरने की अपनी, अब भारत को घेरने की या भारत को अपने नियंत्रण में लेने की एक प्रकार से यह है सैन्य, एक प्रकार से इनकी कार्रवाई है, जिसको क्या बोलते हैं, चीन की मोतियों की माला कहते हैं। तो चीन की मोतियों की माला है, उसके तहत हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे चट्टगाम कहाँ का, बांग्लादेश को अपने अंडर में लिया, शीतवे व कोको द्वीप म्यांमार को अपने अंडर में लिया, हबनटोटा श्रीलंका को अपने अंडर में लिया, मारो एटोल मालदीव को अंडर में लिया, और ग्वादर पाक को अपने क्षेत्र में लिया। यहां पे उन्होंने अपने ठिकाने स्थापित किए हैं ताकि भारत को एक तरफ से सैन्य दृष्टि से या इन बंदरगाहों के माध्यम से वो एक प्रकार से घेरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीन की मोतियों की माला। जवाब के प्रत्युत्तर के अंदर भारत के द्वारा भी हम आगे पढ़ेंगे नेकलेस ऑफ डायमंड है वो तैयार किया गया, हम आगे पढ़ेंगे, उसका भी जिक्र पढ़ेंगे। तो यहां पे आगे आता है माओ की जो 5 उंगलियों की नीति थी, वो नीति कौन कौन सी है, प्रश्न आ जाए। चीन की मोतियों की माला की हम बात की थी, अब माओ की 5 उंगलियों की नीति जिसके ऊपर चीन अपना दावा कर रहा है, तो एक तो कौन सा आएगा, लद्दाख, एक नेपाल, एक भूटान, एक सिक्किम, एक कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इनको माओ की 5 उंगलियों की नीति भी कहते हैं।
और एक आएगी सलाल या स्लाइसिंग क्या है। सलाल या स्लाइसिंग क्या है? चीन की जो नीति धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित कला, तो चीन की नीति है जो कि धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित करने की जो कला है, इस कला को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है? सलाम या फिर स्लाइसिंग नाम दिया गया है। ये चीन की नीति है जो कि धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित करने की कला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अक्साई चीन पर कब्जा किया गया, जैसे कि पैरासल जो द्वीप है 1974 में, और मिस्चिफ रीप 1995 में, जॉनसन द्वीप 1998 में, और इसके अलावा डोकलाम जो कार्रवाई की गई है वो सारे इसके सलाम नीति के ही हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। और आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद क्या है। देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके ऊपर चीन जांगमो बांध जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चीनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का पहला चरण है का निर्माण कर रहा है, और भारत इसका विरोध कर रहा है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विवाद। एक और ये देख लेना। नेक्स्ट, भारत का परमाणु जो परीक्षण किया गया 1974 का, तो उसका चाइना ने विरोध किया, और 1998 के परीक्षण के बाद चाइना ने प्रस्ताव यूएनएससी में प्रस्ताव लेके आया। कौन सा? 1172 प्रस्ताव लाया कि भारत के द्वारा एक तो 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, उसका विरोध किया गया। 1998 का जो टेस्ट हमारा एटम टेस्ट हुआ था उसके तहत चाइना ने विरोध किया और प्रस्ताव 1172 लेके आया जो कि भारत के ऊपर प्रतिबंधों से संबंधित था। रूस ने वीटो कर दिया, और इसके प्रतिबंधों से संबंधित था और रूस ने इसमें वीटो कर दिया। और अब हम पढ़ेंगे नेकलेस ऑफ डायमंड्स। नेकलेस ऑफ डायमंड्स क्या है? जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि जो मोतियों की माला थी। चाइना की जो हबन टोटा पड़े, अपने चटगांव पड़ा, ग्वादर बंदरगाह पड़ा, जहां पे चाइना अपना सैन्य ठिकाना स्थापित कर रहा है भारत को घेरने के लिए, उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाए हैं, कुछ क्षेत्र अपने यहाँ पे अधिकृत किए हैं, उसके ऊपर भारत है अपना सैन्य क्षमता को जवाबी कार्रवाई देने के लिए, उनको जवाब देने के लिए वहां पे अपने भारत ने बंदरगाह के तौर पे अपना सैन्य क्षमता या ठिकाने स्थापित किए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहते हैं। जैसे छांगी नेवल बेस कहां पे? सिंगापुर के अंदर। सैमसन द्वीप कहां पे? सेशल्स के अंदर। सबांग इंडोनेशिया के अंदर। सितवे म्यांमार के अंदर, और मागला बांग्लादेश के अंदर, और चाबहार कहां पे? ईरान के अंदर। जो आप देख सकते हो चाबहार है सेंट्रल एशिया, साबांग है मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, इन सभी को क्या बोलते हैं? नेकलेस ऑफ डायमंड्स। यानी कि चाइना की जो मोतियों की माला है उसको जवाबी कार्रवाई देने के लिए भारत ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ये अपना डेवलप किया है, इसको विकसित किया है चाइना की मोतियों की माला को सैन्य या जवाबी कार्रवाई देने के लिए। और अब इसके बाद में हम बात करेंगे OBOR विवाद क्या है। OBOR विवाद क्या है? OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं। 2013 में यह परियोजना शुरू हुई, और यहां पर POK पाक अधिकृत कश्मीर की POK से गुजरती है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। क्वाड, ये हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, क्वाड एक संगठन है चीन को रोकने हेतु भारत, USA और जापान व ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2007 में गठित समूह है, और चीन ने इसे 2007 में समुद्री झाग व एशियन नाटो कहा। चाइना ने इसे 2007 में समुद्री झाग और इसको एशियन नाटो नाम दिया है, ये भी चर्चा में है। और इसके बाद सीमा विवाद समस्या का प्रयास, सीमा विवाद समाधान का प्रयास क्या क्या किए गए? 1988 में राजीव गांधी के द्वारा संयुक्त सीमा दल का गठन किया गया। 1993 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। 1996 के अंदर विश्वास प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड क्रूसिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप प्रिंसिपल्स पर सिग्नेचर किए गए। और 2005 में सामाजिक एवं सहयोगात्मक भागीदारी के ऊपर सिग्नेचर किए गए। और 2012 के अंदर कार्यकारी तंत्र की स्थापना की गई। 2013 के अंदर सीमा रक्षा सहयोग का समझौता किया गया, और 2018 के अंदर वुहान भावना यहाँ पे मोदी गए, और 2019 में महाबलीपुरम शिखर वार्ता शी जिनपिंग आए थे, जिसके तहत शी जिनपिंग आए थे। अब हम पढ़ेंगे सहयोग। इसके अंदर देखेंगे ब्रिक्स दोनों इसके सदस्य हैं, ब्रिक्स इसके भारत चीन दोनों इसके सदस्य हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें समकालीन सहयोग मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। अब है BCIM कॉरिडोर, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, आई बोले तो इंडिया, एम बोले तो म्यांमार, इसे
कुनमिंग परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये सहयोग के तौर पर ब्रिक्स है, संघाई है, BSMI, और अब इसके बाद में परिवहन व पर्यटन विकास हेतु आर्थिक सहयोग। देखो 2006 में नाथुला दर्रा भारत के द्वारा चाइना से व्यापार हेतु खोला गया। तो भारत और चाइना के द्वारा व्यापार हेतु खोला गया दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और चीन की दोनों सेना के बीच में हुआ था, नाम था हैंड इन हैंड, जो कि हुआ कब था? 2008 के अंदर हुआ। नेक्स्ट 2026 में सीमा व्यापार की जो बहाली, वर्तमान में करंट के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के प्रश्न आ जाता है कई बार, तो ये आप देखेंगे वो क्या है। तो यहां पे हम बात करेंगे 2020 में कोविड और सीमा तनाव के बाद से बंद पड़े हिमालय सीमा व्यापार फिर से शुरू किया जा रहा है, चीन किया जा रहा है। जून 2026 से उत्तराखंड के लिपुलेख दरे, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला और सिक्किम के नाथुला के जरिए व्यापार आधिकारिक रूप से फिर से शुरू हो चुका है। दरे भी देख लेना, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते ही हो। और इसके अलावा 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तार और सीधी उड़ानों, डायरेक्ट फ्लाइट की बहाली पर भी सहमति बन चुकी है। और 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये चर्चा में है भाई, ये चर्चा में है 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। देखो दोस्तों, भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो प्रश्न ये करंट का भी आ जाएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है 2026 की। और इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के भारत आने की प्रबल संभावना है, जो कि भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों की दिशा आपस में तय करेगा। और अब है 24वीं विशेष प्रतिनिधि SR वार्ता। हाल ही में दोनों देशों के बीच में विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 24वां दौर आयोजित किया गया और इसकी सह अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की थी। अब है भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में समझौते, सहयोग, संगठन और विवाद के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है। छोटी सी क्लास है, जल्दी पूरी हो जाएगी। देखो, बांग्लादेश का निर्माण 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया गया, जबकि 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया। दोनों के ऑपरेशन चंगेज खान, ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। और यह जंग 16 दिसंबर तक चली थी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत ने 5 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। और समझौते देखो, भारत बांग्लादेश के मैत्री समझौते, ये समझौते में पहले मैंने बताया था आपको पंचशील समझौते की डेट, पंचशील समझौते में सिग्नेचर करने वाले प्रतिनिधि और पंचशील समझौते के जो मसौदे उद्देश्य थे 5, वो याद करने हैं। प्रश्न आने की पूरी चांसेस है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत बांग्लादेश के मैत्री संधि, यह 19 मार्च 1972 को हुई। इंदिरा गांधी वर्सेस शेख मुजीबुर रहमान के बिटवीन हुई और यह 25 वर्षीय संधि थी। प्रश्न आ जाए, ये संधि कितने वर्ष की थी? ये संधि थी 25 ईयर्स की संधि थी, जो कि 19 मार्च 1972 को हुई थी और जो कि 1997 में खत्म हो गई। अब है व्यापार समझौता, 29 मार्च 1972 को हुआ था। भारत बांग्लादेश की सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर क्षेत्र टैक्स फ्री घोषित कर दिए गए। अब है संयुक्त नदी आयोग, ये कब गठित हुआ? 1972 में। भारत बांग्लादेश गंगा जल विवाद संधि 1996 में HD देवगौड़ा वर्सेस शेख हसीना के बीच में हुई और ये 30 सालों की संधि थी, जो कि 2026 में अब खत्म हो जाएगी। थोड़ा देख लेना अब वाली चर्चा में जो खत्म हो जाएगी। और फरक्का में जल 70,000 क्यूसेक या कम है तो 50-50 जल का बंटवारा होगा। और बी की बात करेंगे तो 70,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो न्यूनतम जल 35 से लेके 40,000 क्यूसेक प्रत्येक देश को आवंटित होगा। और जल 50,000 क्यूसेक से कम हो जाए तो तत्काल विपक्षीय परामर्श होगा। नेक्स्ट, फरक्का समझौता 1977 का है। सूखे के मौसम में भारत बांग्लादेश को 80% जल देगा। फरक्का समझौते 1977 के तहत सूखे के मौसम में भारत बांग्लादेश को 80% जल की आपूर्ति करेगा। 1976 में मौलाना भासानी ने फरक्का के विरोध में शांति यात्रा भी निकाली थी। शुरुआत में 5 साल के लिए हुआ था और 1982 में इंदिरा गांधी जी ने 18 महीने के लिए इसको और अधिक एक्सटेंड कर दिया। अब है, ये चर्चित है, तीस्ता नदी का जल विवाद। बांग्लादेश इससे अपने लिए 50% जल हिस्सेदारी की मांग कर रहा है तीस्ता विवाद के बीच में। और समझौता जो हुआ था उसमें 39% तो भारत को और 36% का बांग्लादेश के लिए प्रावधान किया गया, जबकि 25% का प्राकृतिक प्रवाह इसके लिए तय किया गया था। ध्यान देना,
तीसरा विवाद में 39% भारत को, 36% बांग्लादेश को, जबकि 25% प्राकृतिक प्रवाह के लिए तय कर दिया गया। और अगला है बराक नदी का जल विवाद। भारत इस नदी पर तिपाही जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है, जिसका बांग्लादेश विरोध कर रहा है। और मोहरी विवाद, नदी के द्वारा मार्ग परिवर्तन से विवाद। फेनी नदी विवाद मार्ग परिवर्तन विवाद है और भारत के द्वारा इस पर मैत्री सेतु बांध बनाया गया और इसका उद्घाटन मार्च 2021 में हुआ है। और अब है दोनों के बीच में सीमा समझौता। व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता 2011 को हुआ, 6 सितंबर 2011 को किया गया था और 162 एनक्लेवों के आदान प्रदान की सहमति हुई। दोनों देशों के द्वारा 162 जो एनक्लेव, जो क्षेत्र थे, इन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज किए थे। कितने किए थे? 162 है। तो दोनों देशों के 162 जो एनक्लेव है, जो क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज किए गए थे। और भूमि समझौता 2015 में हुआ था, जो कि 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत को 51 एनक्लेव मिले थे। तो भारत को 51 एनक्लेव दिए गए और बांग्लादेश को 111 क्षेत्र एनक्लेव प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप विवाद, चकमा शरणार्थी समस्या। 2 दिसंबर 1997 को बांग्लादेश और PSA, यहां पढ़ेंगे पीपल्स इज सॉलिडरिटी एसोसिएशन के बीच में समझौते में 60,000 चकमा शरणार्थी भारत छोड़ के चट्टगांव चले गए थे। और अगला है सहयोग। सहयोग की बात करेंगे तो एक आएगा मैत्री एक्सप्रेस, कलकत्ता से ढाका के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। एक है बंधन एक्सप्रेस, जो कि कलकत्ता से खुलना तक चलती है बांग्लादेश तक। एक है मिताली एक्सप्रेस, जो कि जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलती है। एक है प्रभातीपुरी सिलीगुड़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में चलाई गई। और अब है भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति सैन्य युद्धाभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑपरेशन हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच था 2008 का। अब एग्जाम में आ जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति सैन्य युद्धाभ्यास होता है। संप्रीति सैन्य युद्धाभ्यास किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट, बांग्लादेश में संकट और 2026 के चुनाव, ये करंट का मुद्दा है, तो करके प्रश्न क्या आपका उठा ले। देखो, संकट की शुरुआत दोस्तों हुई थी 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर। किस प्रकार से? जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा विरोधी छात्र आंदोलन को हिंसक रूप से दबाने के लिए जुलाई नरसंहार के कारण देश में व्यापक सरकार विरोधी विद्रोह भड़क गया था। जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा विरोधी छात्र आंदोलन को हिंसक रूप से दबाने जुलाई नरसंहार के कारण देश में व्यापक सरकार विरोधी विद्रोह भड़क चुका था। शेख हसीना का पतन 5 अगस्त 2024 को 15 साल से सत्ता में रही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारी जन दबाव में इस्तीफा देकर के बांग्लादेश से भागना पड़ा और भारत में इनको शरण दी गई। भारत भागना पड़ा। और अंतरिम सरकार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने शांति बहाली की और जुलाई चार्टर के तहत लोकतांत्रिक सुधारों को इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, लागू किया। और जुलाई चार्टर क्या है? जुलाई चार्टर 2025 उद्देश्य क्या है? जुलाई 2024 की जो छात्र क्रांति के तहत जो नरसंहार हुआ था बांग्लादेश में, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए तैयार किया गया था। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसको जुलाई चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। घोषणा 17 अक्टूबर 2025 को अंतरिम सरकार, जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच में राष्ट्रीय सहमति के रूप में अपनाई गई थी। मुख्य स्तंभ क्या है? इसका आधार समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय है, जिसे नया बांग्लादेश बनाने का विजन भी कहा गया है। और प्रमुख सुधार क्या हुए? संस्थागत स्वतंत्रता, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण यहाँ पे समाप्त करना और संवैधानिक बदलाव, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, ये मुख्य बल दिया गया। जवाबदेही 2024 के आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाना भी था। और राजनीतिक प्रभाव क्या था? 2026 के चुनावों के साथ साथ इस चार्टर पर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 68% जनता का समर्थन भी मिला। और नेक्स्ट, 13वें संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया और चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें 68% जनता ने समर्थन दिया, जो हमने पीछे पढ़ लिया है। और चुनाव परिणाम, कुल 299 सीटों के ऊपर मतदान हुआ
बीएनपी गठबंधन 212 सीटें, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने अकेले 209 सीटें जीती और 2/3 बहुमत के साथ में ये सत्ता में इन्होंने वापसी कर ली। जमात इस्लामी संगठन गठबंधन ने 77 सीटें, अवामी लीग की गैर मौजूदगी में जमात इस्लामी 68 सीटें देश का मुख्य विपक्षी दल बनकर के उभरा था। जमात इस्लामी गठबंधन जो कि विपक्षी दल के रूप में आया, 77 सीटें अर्जित की थी, जबकि बीएनपी ने 212 सीटें, उन्होंने बीएनपी ने अकेले 209 सीटें जीत करके अपनी 2/3 बहुमत के साथ अपनी सत्ता में वापसी तय कर ली थी। और अन्य निर्दलीय 10 सीटें, 6 सीटें इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। चुनाव के बाद का इफेक्ट क्या पड़ा? नया नेतृत्व, बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के ब्रिटिश निर्वासन के बाद वापस लौट आए हैं और वे देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नाम इनका क्या है? तारिक रहमान जो कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अब है मालदीव और भारत के बीच में जो पड़ोसी देशों की नीति, समझौते, युद्ध या कुछ अन्य सहयोग की घटना। तो 26 जुलाई 1965 को मालदीव आजाद हुआ। भारत मालदीव को मान्यता देने वाला व राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राज्य था। 1972 में भारत ने मालदीव में अपना दूतावास खोला था 1972 के अंदर, और 1976 में भारत और मालदीव के बीच में समुद्री सीमा संधि हुई और 8 डिग्री चैनल को सीमा रेखा माना गया है। और इस संधि से मिनिकॉय द्वीप को मालदीव ने भारत का हिस्सा माना है। ध्यान दे लेना, ये अरावली को लेकर चर्चा में है, अरावली की उत्पत्ति स्थल भी है। और 1981 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ। नेक्स्ट SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता हुआ और सार्क का संस्थापक सदस्य भी है ये। और अब है सहयोग, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चलाया गया। सैन्य हस्तक्षेप और लोकतंत्र की रक्षा का भावना। सुनामी राहत 2004 में प्रदान की गई। ऑपरेशन नीर जो कि 2014 में चलाया गया माली जल संकट का समाधान करने के लिए। नेक्स्ट है 2020 में मालदीव को खसरे के प्रकोप से बचाने के लिए 30,000 डोज प्रदान की गई थी भारत के द्वारा। कोविड-19 में मिशन सागर के तहत है मालदीव को सहायता प्रदान की गई भारत के द्वारा। नेक्स्ट GMPC ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट व $100 मिलियन अनुदान दिया है। मालदीव की राजधानी माले को विलीगिली, गुलहिफालू व थिलास्फुसी द्वीपों से जोड़ना, 6.4 किलोमीटर का लंबा पुल बनाना। नेक्स्ट अड्डू विकास योजना, अड्डू सिटी के लिए भारत सहयोग भी कर रहा है। और सिफाबारू बंदरगाह है, भारत के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो भारत के द्वारा मालदीव में कौन से बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? तो सिफा बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। और रुपे कार्ड भी लॉन्च करना। NCPLE नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, भारत ने इसके लिए 222.98 करोड़ रुपए का सहयोग भी किया है। मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान 1996 में भारत ने इसमें 12 करोड़ की लागत से बनाया है। और इसके अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल भारत के द्वारा मालदीव में बनाया जा रहा है। और अब है सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो उनके साथ सैन्य अभ्यास ये हैं, एक्वेरिन 1, नेक्स्ट दूसरा एक था, तीसरा दोस्ती जो कि 16 से लेकर 19 जनवरी 2026 को माले में, यह 17वां इसका संस्करण था। और इसमें भारत के जहाज वज्र, अतुल्य व डोर्नियर शामिल हुए। प्रश्न भी आ जाए कि दोस्ती जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किस किस के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। संस्करण कौन सा? 17वां संस्करण। और हुआ कब था? 16 से लेकर के 19 जनवरी 2026 को भारत के इसमें जो जहाज शामिल किए गए, एक वज्र, एक अतुल्य, एक कौन सा? डोर्नियर शामिल इसमें किए गए थे। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मालदीव की यात्रा रही जुलाई 2025 की, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं? कूटनीतिक महत्व, ऐतिहासिक सम्मान, पीएम मोदी जी के द्वारा मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बने और यह सम्मान पाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। स्मारक टिकट, राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर साझा समुद्री विरासत, उरू नाव और वधु ध्वनि को दर्शाने वाला डाक टिकट भी जारी किया गया। नाम देख लेना, उरू नाव और वधु ध्वनि को दर्शाने वाला डाक टिकट भी जारी किया गया। व्यापार और डिजिटल सहयोग, मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत शुरू हुई और मालदीव में UPI लागू करने पर अहम समझौता भी हुआ था। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड की स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को लेकर के सहमति बना ली गई।
और नई लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, भारत ने मालदीव के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4850 करोड़ रुपए लगभग $565 मिलियन की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा कर दी है। और यह पहली बार है जब भारत ने इसे अपनी मुद्रा में इतनी बड़ी सहायता प्रदान की। थोड़ा आप देख लेना। और अब है ऋण जाल से राहत, डेबिट रिलीफ। तो सबसे महत्वपूर्ण हम डेबिट रिलीफ पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत ने मालदीव के मौजूदा ऋणों की वार्षिक चुकाने की देयता एनुअल जो डेबिट रीपेमेंट में 40% की बाहरी कटौती की है और इसे $51 मिलियन से घटा करके हम पढ़ेंगे $29 मिलियन प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जिससे मालदीव को दिवालिया होने से बचाया जा सका है। तो ये था। और अभी तक दोस्तों हमने क्या है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध में 1 से लेकर के 4 क्लासें समग्र कंप्लीट कर ली है। और कल तक आपके पास टेलीग्राम चैनल है GK विद राकेश जहांगीर, वहां पे इसकी A4 की PDF आ जाएगी। और इसके बाद में उन क्लासों की अभी तक जितने जो एग्जाम हुए हैं पीछे UPSC के या अन्य एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के, उसमें पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध है, उनकी मैत्री संधि है या उनके साथ राजनीतिक या सैन्य जो भी समझौते सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके बाद में एक MCQ PYQ के तौर पे करा दूंगा। वहां से ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इसकी PDF GK विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम में आ जाएगी। और इसके अलावा सेकेंड ग्रेड एग्जाम जिसमें सीटें बढ़ा दी गई है, स्पेशली अप्रैल तक का करंट आपका सोजो सार इस बुक के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। ये बुक आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो और इसके अलावा आपके नजदीकी बुक स्टोर के ऊपर भी बुक मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।